तो औसे को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और आपके 10 बज चुके हैं। कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। वाराणसी में एक ऐसी घटना हुई है। कायदे से इस घटना को जब आप सुनेंगे तो कड़ी दर कड़ी, परत दर परत कई और घटनाओं के बारे में आप जानेंगे। यानी कत्ल पहले एक घर में हो, वो भी टोटल 4 कत्ल हो। पुलिस वाले उसकी जांच पड़ताल करें तो फिर पता चले कि 5वां भी हो चुका है। फिर जब 5वें कत्ल की जांच पड़ताल करें तो पता चले कि 3 और हो चुके हैं। यानी 8 कत्ल हैं, अलग अलग समय पे हुए हैं। 8 कत्ल में कातिल कौन है ये पता नहीं। पुलिस आज भी खाक छान रही। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी कहानी आप सुन लीजिए, फिर आप खुद डिसाइड कीजिए। कहानी वाराणसी की है। वाराणसी में एक थाना लगता है भेलूपुर थाना। और इसी भेलूपुर थाने में एक गांव है भदैनी गांव। और इसी भदैनी गांव में एक गुप्ता फैमिली रहा करती थी, जिसमें घर की जो मुखिया महिला थी उनका नाम था नीतू। उम्र लगभग 45 साल। उनका एक बेटा नमेंद्र, उम्र लगभग 25 साल। गौरंगी उनकी बिटिया 17 साल की, और शिवेंद्र 15 साल का एक और बच्चा। तो नीतू अपने 3 बच्चों के साथ इसी घर में ठीक ठाक तरीके से रहा करती थी। इत्तेफाकन प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी नीतू के पास। नीतू के जो पति थे राजेंद्र, जो ससुर थे, इन तमाम लोगों ने बढ़िया प्रॉपर्टी बनाई थी। घर में कई कमरे बनाए थे। लिहाजा नीतू सोच रही थी कि घर को अगर किराए पे दे दें तो अगर हर कमरे से 2-3 हज़ार भी मिलने लगे तो 3-4 एक्स्ट्रा जो कमरे हैं उससे कम से कम 8-10 हज़ार एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अच्छा, कमरों की भी देख रेख हो जाएगी। लिहाजा इन्होंने ढेर सारे किराएदार भी रखे थे। घर में नौकरानी भी थी। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। बच्चे भी पढ़ने में अच्छे थे। न किसी से कोई लड़ाई, न किसी से कोई झगड़ा, न कभी कोई बहस। पूरा परिवार सुखी सुखी ठीक ठाक तरीके से इसी घर में रहा करता। लेकिन 6 नवंबर की बात है, जब न जाने कैसे इस परिवार की खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। 6 नवंबर की सुबह अचानक से हर रोज़ की तरह जो नौकरानी है वो आती है। अब रोज़ की तरह नौकरानी आती है, बेल बजाती है। अंदर से दरवाज़ा खुला नहीं। उसे लगा कि शायद तमाम लोग सो रहे हैं। उसने फिर खटखटाया, फिर खुला नहीं। अब परेशान उसने फ़ोन किया। अंदर पूरी पूरी घंटी बजती है, लेकिन अंदर से कोई फ़ोन उठाता नहीं है। बाकी जो तीनों बच्चे थे, जैसे नमेंद्र था, गौरंगी थी, शिवेन थी, उनको फ़ोन किया कि शायद फ़ोन उठ जाए, दरवाज़ा खोल दे तो मैं घर का काम कर लूँ। फिर फ़ोन नहीं उठा। अब परेशान लगातार वो दरवाज़ा पीट रही, बेल बजा रही, आवाज़ लगा रही। अब ये तमाम चीज़ें पड़ोसी और ऊपर वाले किराएदार भी सुन रहे हैं। धीरे धीरे करके एक दो दो करके वो भी आने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। नौकरानी ने तमाम चीज़ें बताई। इसके बाद अब जब कहीं से कोई आवाज़ कुछ मिला नहीं तो इन्होंने फिर फैसला किया कि क्यों ना घर में चल के देखें कि बाकी लोग हैं कहाँ। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसियों की मौजूदगी में घर के दरवाजे को खोला जाता है। दरवाज़ा खुला ही था, अंदर से लॉक था नहीं। खोलने के बाद जैसे ही अंदर ये लोग दाखिल होते हैं, अंदर चारों तरफ मौत का मंजर था। हर एक कमरे में एक लाश थी। जितनी भी लाशें थी वो सब खून से भीगी पड़ी थी। सबसे पहले हॉल में नीतू की लाश पड़ी थी। अब ये चीज़ जब आसपास के लोग देखते हैं नीतू को बुलाने की, उठाने की कोशिश करते हैं, पता चलता है नीतू दम तोड़ चुकी है। और अंदर जाते हैं, एक कमरे में नमरेंद्र की लाश मिलती है। नमरेंद्र को भी हिलाने की, उसको जगाने की, होश में लाने की कोशिश करते हैं। पता चलता है वो भी मर चुका है। वॉशरूम में जाते हैं, गौरंगी की लाश मिलती है। एक दूसरे कमरे में शिवेंद्र की लाश मिलती है। यानी पूरा परिवार मर चुका था। और चूंकि सबके शरीर से खून निकल रहा था, इससे ये भी क्लियर था कि किसी ने इनका बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है। अब ये तमाम चीज़ जब पड़ोसी, नौकरानी, आसपास के लोग, किराएदार ये सब देखते हैं, फौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस जैसे इस घटना का जिक्र सुनती है, उसके भी मानो काटो तो खून नहीं। चूँकि एक घर, इतना बड़ा मास मर्डर। फ़ौरन पुलिस वाले अंदर आते हैं। फॉरेंसिक टीम आती है, जांच पड़ताल शुरू करती है। हर एक कमरे में लाश थी। पूरे फर्श पे खून फैला हुआ था। पूरे घर को अपने कब्जे में लेती है, पड़ताल करती है। इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है।
अब जब पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और परिवार के बारे में पता करती है कि भाई इस परिवार का बैकग्राउंड क्या था, इतना भयानक कत्लेआम हुआ कैसे, तब कुछ कुछ जानकारियाँ पुलिस वालों के हाथ लगती हैं। पहली जानकारी ये लगी कि इस घर में टोटल 4 नहीं बल्कि 5 लोग रहते हैं। एक शख्स जिसका नाम है राजेंद्र, वो नीतू का पति है और इस टाइम वो घर पे है नहीं। अब ये बात जब पुलिस वालों को पता चली, फिर उन्होंने पूछा भाई कि वो कहाँ है, तब पता चला कि जो राजेंद्र है अब तक तो यही था, यानी कल शाम तक, लेकिन आज वो कहीं चला गया। अब ये बात जब पुलिस वालों ने सुनी तो कहीं ना कहीं अब उन्हें राजेंद्र को एक तरह से शक के दायरे में देखना शुरू किया। जब राजेंद्र पे डाउट हुआ तो फिर राजेंद्र का बैकग्राउंड खंगाला। जब बैकग्राउंड खंगाला तो राजेंद्र के ऊपर जितना डाउट था वो तमाम चीज़ें यकीन में बदल गई। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है साल 1997 से। साल 1997 में इस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण अपने पूरे इलाके के बेहद संपन्न इंसान माने जाते थे। ठीक ठाक पैसा था, लाखों करोड़ों में इनकी प्रॉपर्टी थी, बड़ा घर था, ज़मीन थी, गाड़ियाँ थी, ज्वेलरी थी। इन तमाम चीज़ों को लक्ष्मी नारायण बहुत अच्छे से सजो के रखे हुए थे। इनके 2 बच्चे हुए, एक का नाम राजेंद्र, दूसरे का नाम कृष्णा। 2 भाई, दोनों बेहद होशियार, बेहद होनहार। लक्ष्मी नारायण ये चीज़ जब देखते तो देखने के बाद बड़ा खुश होते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि कैसे भी करके जो पैसे हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, उसको अगर हम आधा आधा कर देंगे, आधा राजेंद्र को दे देंगे, आधा कृष्णा को दे देंगे, दोनों अपने लिए कुछ कर लेंगे, दोनों की ज़िंदगी बढ़िया चलेगी। अब कृष्णा को तो इस बात पे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो राजेंद्र था उसको बड़ी दिक्कत थी। उसके जहन में हमेशा एक चीज़ आती कि अब इतनी प्रॉपर्टी, इतनी चीज़ें हैं, आधा आधा होगा तो ऐसे भी चीज़ें आधी हो गई। अब भाई अगर नहीं संभाल पाएगा, तमाम चीज़ें बेच देगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसको मैं खरीद ना पाऊँ और पुश्तैनी नहीं चाहिए सब चली जाए। यानी कहीं ना कहीं राजेंद्र के मन में ये ख्याल आ गया था कि जितना योग्य वो है, शायद उसका छोटा भाई है नहीं, और कायदे से तमाम चीज़ अगर राजेंद्र के ही हवाले रहे तो खाने कमाने भर का पैसा वो कृष्णा को देता रहेगा, परिवार की सारी संपत्ति पे अपना कब्जा करके बैठेगा। अब कानूनन तौर पे और ऐसे परिवार के तौर पे भी, इंसानियत के तौर पे भी ये चीज़ें संभव तो थी नहीं। अगर घर में 2 बच्चे हैं तो हक दोनों का है। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि कृष्णा कोई पागल था, शादीशुदा इंसान था, ठीक ठाक उसकी घर गृहस्थी चल रही थी, तो लक्ष्मी नारायण ऐसा क्यों करते हैं? अब इसी बात को लेके राजेंद्र, कृष्णा और लक्ष्मी नारायण के बीच विवाद हो गया। लक्ष्मी नारायण का मन था कि सारी प्रॉपर्टी मैं आधा आधा दोनों को दूँ। राजेंद्र का मन था कि मैं तमाम चीज़ें खुद ले लूँ। इसी बात को लेके अब अक्सर बहस होने लगी, अक्सर आए दिन कहासुनी होने लगी। धीरे धीरे तनातनी ज़्यादा बढ़ी, दुश्मनी का एंगल निकल के सामने आया। और साल 1997 में एक दिन अचानक से कृष्णा और कृष्णा की जो पत्नी थी मंजू, इन दोनों का कत्ल हो जाता है गोली मार के। अब दोनों का गोली मार के कत्ल हुआ, वजह सबके पास, सबके सामने थी कि कौन कर सकता है। घर वालों ने अपने हिसाब से जब जांच पड़ताल की तो पता चला इसमें राजेंद्र का ही हाथ है। लिहाजा राजेंद्र और कृष्णा के जो फादर थे, चूँकि अब एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया था, तो ऐसे हाल में राजेंद्र और कृष्णा के जो फादर थे लक्ष्मी नारायण काफ़ी बड़े दृढ़ आदमी थे। वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ पे मुकदमा करा देते हैं कि मेरे बेटे को मेरे बड़े बेटे ने मार दिया। अब पुलिस जब ये बात सुनती है, सुनने के बाद फ़ौरन आती है, राजेंद्र को गिरफ्तार करती है, जेल भेज देती है। इधर चूँकि एक बेटा जेल में, दूसरा बेटा मर चुका है, बहू भी मर चुकी है। एक बुजुर्ग आदमी कितना भार, कितना लोड अपने कंधों पे संभाले। धीरे धीरे करके लक्ष्मी नारायण भी अब अंदर ही अंदर टूटने लगे। न चेहरे पे वो चमक बची, ना ही दिल में वो खुशी बची। परेशान, दुखी, करें क्या, बोलें क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी दौरान अब चूँकि कोर्ट में अभी फैसला हुआ नहीं था, लगातार इन दोनों की पेशी होती। एक तरफ से राजेंद्र जाता, दूसरी तरफ से लक्ष्मी नारायण गवाही देने जाते। पुलिस भी अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती रही, बहुत लोड लिया नहीं इस केस का। इसी दौरान राजेंद्र जब देखता है कि लक्ष्मी नारायण उसका फादर ही एकमात्र गवाह है, तो उसने फिर धमकी दे दी और कहा कि मैं तुमको मार दूंगा। अब ये धमकी जब उसने दी तो फिर चूंकि कोर्ट और पुलिस इन तमाम चीज़ों ने सुन रखा था, तो फिर लक्ष्मी नारायण को सिक्योरिटी मिल गई, सुरक्षा। अब लक्ष्मी नारायण को सुरक्षा मिल गई
लक्ष्मी नारायण को भी पता था कि मेरी जान को खतरा है, बेटा जब अपने भाई को मार सकता है तो मुझे भी मार सकता है। लेकिन इसी दौरान न जाने क्या हुआ कि राजेंद्र को जमानत मिल जाती है, क्योंकि उस टाइम सर्कमटेंशियल एविडेंस और तमाम चीज़ें प्रूफ हुई नहीं और लक्ष्मी नारायण की गवाही को उतना लोड दिया नहीं। वकील ने अपना बढ़िया दाव खेला और बता दिया कि लक्ष्मी नारायण इस बेटे को ज़्यादा मानते थे, इससे नफरत करते हैं, लिहाजा इसको फंसा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जब सुनी कोर्ट ने और सबूत पुलिस इकट्ठा कर नहीं पाई, शुरू में पुलिस ने ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं था इस केस पे, राजेंद्र को जमानत मिल गई। लेकिन लगातार लक्ष्मी नारायण जो थे अपने दूसरे बेटे को लेके, यानी कृष्णा की एक तरह से इंसाफ दिलाने के लिए, उसकी बीवी को न्याय दिलाने के लिए राजेंद्र के खिलाफ कोर्ट में अर्जियां लगाते रहे कि इसको जेल भेजिए, इसने मेरे बेटे को मारा है। महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक लगातार पैरवी करते रहे। पुलिस ने भी कुछ खास काम किया नहीं। इधर जो कोर्ट है उसने भी तारीख ही बढ़ा दी, कुछ खास उसने भी एक्शन नहीं लिया। कोर्ट का हाल क्या है हम सभी जानते हैं। इसी दौरान लक्ष्मी नारायण का भी कत्ल हो जाता है और लक्ष्मी नारायण के साथ साथ उनका जो एक बॉडीगार्ड था उसकी भी गोली मार के हत्या हो जाती है साल 1997 की लास्ट में। स्टार्टिंग में कृष्णा और मंजू का कत्ल हुआ, इसके बाद लक्ष्मी नारायण और उनके बॉडीगार्ड का कत्ल हुआ। अब चूंकि धमकी इस राजेंद्र ने ही दी थी, साथ ही मोटिव भी इसके पास था। थोड़े बहुत जब जांच पड़ताल पुलिस वालों ने की तो पता चला कि राजेंद्र को ये बात पता थी कि अगर मैं बाहर आऊँगा तो उसके पीछे वजह यही होगी कि मेरा बाप या तो अपना मुंह बंद कर ले और या फिर मुझे उसका मुंह बंद करना होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल लोअर कोर्ट नहीं तो हाई कोर्ट केस जब खुलेगा, चूँकि राजेंद्र ने ही अपने भाई और भाभी को मारा था, तो उसको पता था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो कभी ना कभी फंसूंगा ही। लिहाजा जब उसे मौका मिलता है तो चूँकि उस टाइम ना कैमरे ज़्यादा थे, ना ही सर्विलांस ज़्यादा था, सर्कमटेंशियल एविडेंस अगर मैच हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पुलिस भी आती थी, एक जीप लेके घूम टहल के चली जाती थी। उतनी फॉरेंसिक की चीज़ें नहीं थी, कॉल डिटेल नहीं थी, मोबाइल की लोकेशन नहीं थी, तो ये तमाम चीज़ें नहीं थी, तो ज़्यादा सबूत मिलते नहीं थे उस टाइम कत्ल उत्ल के। तो पकड़ लिया तो पकड़ लिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मीडिया भी उतनी हावी नहीं होती थी कि रोज़ थाने पहुंच के सवाल पूछे कि आपने क्या किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, पुलिस से लोग वैसे भी डरते थे। आज कुछ भी हो, डर कम हुआ लोगों के मन में। तो उस केस की पैरवी हुई नहीं। इधर राजेंद्र को पता था कि अगर बाप का मुंह बंद तो फिर सारा केस सॉल्व। मौका देख के उसने अपने बाप को और उसके बॉडीगार्ड को गोली मार दी। अब राजेंद्र के हाथों टोटल 4 कत्ल हो चुके थे, कृष्णा, मंजू, लक्ष्मी नारायण और उनके बॉडीगार्ड का। अब घर में कोई पैरवी करने वाला बचा नहीं। पुलिस ने जांच पड़ताल की, राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट अब तारीख पे तारीख देने लगी, लेकिन अब किसी भी तारीख को करने के लिए, किसी भी पक्ष को सुनने के लिए पैरवी केस की होना जरूरी है। घर में इकलौता कोई पैरवी करने वाला था तो लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी हत्या हो गई, तो फिर पैरवी करे कौन। धीरे धीरे करके मामला दब गया और अंत में राजेंद्र ने ठीक ठाक पैसे खर्च किए और अपनी जमानत करवा ली। अब जमानत पे राजेंद्र बाहर आ रहा था और प्रॉपर्टी को लेके उसकी पत्नी से भी कुछ विवाद चल रहा था। अब यहाँ तक जब राजेंद्र के बारे में पता चला तब पुलिस ने अपनी एक थ्योरी बनाई। पुलिस ने कहा चूंकि राजेंद्र पहले से भी गुस्सैल स्वभाव का था और उसने अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी भाभी को, बॉडीगार्ड को मार दिया था। तमाम लोग ये बात कह रहे थे, पुलिस की अपनी लोकल इनपुट ये बात कह रही थी। लिहाजा पुलिस ने ये मान लिया कि इन चारों का भी कत्ल राजेंद्र ने ही किया है। बस केस सॉल्व। अब राजेंद्र को पकड़ना था, उसके बाद कोर्ट में पेश करना था। इधर पुलिस वाले अब जांच पड़ताल अपने एंगल से और शुरू करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, तमाम लोगों से पड़ताल करते हैं। इसी दौरान इस घटना से 15 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह लगती है रोहिनिया। वहां पे पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स जानकारी देता है कि यहाँ पे एक लाश पड़ी है। अब ये बात रोहिनिया पुलिस जब सुनती है, भेलूपुर अलग थाना था जहाँ ये पहला मामला हुआ था, दूसरा रोहिनिया की पुलिस जब ये बात सुनती है वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद देखती है कि खंडहर में एक शख्स की लाश पड़ी है और उसको गोली लगी है। अब ये बात चूँकि अगल बगल के दोनों थाने थे, दोनों थानों में शेयर हुई, तो यहाँ से राजेंद्र की तलाश थी।
उधर वहाँ एक लाश मिली, उसको भी गोली लगी थी। तीनों ने तस्वीर मंगाई उस थाने से कि भाई अभी भेजो, हम देखें। जब तस्वीर मंगाई, उधर से तस्वीर आई लाश की, और राजेंद्र की तस्वीर से जब मैच कराया गया तो तस्वीर मैच हो गई। अब फ़ौरन भेलूपुर जो पुलिस है वहाँ पे जाती है, लाश को अपनी कस्टडी में लेती है, बताती है कि हमारा मामला है। और फिर पुलिस ने अपनी एक थ्योरी बता दी। पुलिस ने बताया कि राजेंद्र और बाकी परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद हुआ था। गुस्सैल स्वभाव का राजेंद्र था ही, उसने 4 लोगों को गोली मार दी, यानी अपनी बीवी को, अपने 3 बच्चों को। गुस्से में वहाँ तक गया, यानी रोहिणिया तक। वहाँ जाने के बाद उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसे लगा कि मैंने अपने हाथों से न जाने कितने कत्ल कर दिए, मेरा पूरा परिवार मैंने ख़त्म कर दिया, लिहाजा मुझे जीने का कोई हक नहीं और मैं अब मरना चाहता हूँ। इतना बोल के राजेंद्र ने खुद को गोली मार दी। अब पुलिस की ये थ्योरी मीडिया ने भी सुनी, बाकी लोगों ने भी सुनी, सबको लगा कि भाई ठीक है। लेकिन अब पुलिस की कुछ औपचारिकताएं होती हैं, फॉर्मेलिटीज़, जो कराना पड़ता है। सबसे पहले लाश मिली है तो उसका पोस्टमार्टम करवाना होगा, जांच पड़ताल अपने हिसाब से थोड़ी बहुत और करनी होगी। लिहाजा चूंकि केस तो पुलिस ने सॉल्व कर दिया था, तब भी राजेंद्र की बॉडी को एक खानापूर्ति के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजना था। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। अब आज इस पोस्टमार्टम का एक तरह से रिपोर्ट आया, और इस रिपोर्ट ने पुलिस की तमाम थ्योरीज पे पानी फेर दी। दरअसल राजेंद्र की बॉडी में अभी तक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 3 गोलियों के निशान मिले, 3 एंट्री वुंड्स। अब एक आदमी अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता है, खुद को गोली मारता है, तो मैक्सिमम 1 गोली मार सकता है, 3 गोली कैसे? यानी राजेंद्र का भी कत्ल हुआ था। अच्छा, एक और बात, अगर राजेंद्र ने खुद को गोली मारी तो फिर मर्डर वेपन कहाँ है? पुलिस को वहाँ से वो भी नहीं मिला। अब पुलिस के पास ये सवाल फिर से खड़ा होता है कि आखिर राजेंद्र को गोली किसने मारी, और क्या सच में राजेंद्र ने ही अपनी बीवी और बच्चों को गोली मारी थी, या फिर कोई और था जिसने ये तमाम काम किया? अब पुलिस वाले इस सवाल के पीछे पड़े हैं, जवाब कहीं कोई नहीं मिल रहा। शायद 2, 4, 6 दिन में अगर ये केस सुलझ जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत में 4 कत्ल हुए, उसके बाद फिर और 4 कत्ल हुए, और 1 लाश राजेंद्र की, तो टोटल 9 लाश, 9 कत्ल। कातिल कौन है? कानून के पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोर्ट के पास इसका कोई सबूत नहीं है, और 8 लाशें अलग अलग टाइम पे पाई गई। 8 का अंतिम संस्कार होके केस दब गया। और अब देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो अपने आप में बड़ी अजीब ये कहानी थी, मुझे लगा आज आपको सुनानी चाहिए, चूँकि ये हाल फिलहाल में आजकल की घटना है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप वहाँ के हैं, इस केस को देख रहे हैं, तो भी आप बता सकते हैं, आप अपनी ओपिनियन को रख सकते हैं। खैर, आप अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी वीडियो अगर आप देखने के शौकीन हैं, क्राइम की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।